हेलो एवरीवन, वेलकम टू 99 नोट्स। आज हम कर रहे हैं 22 जुलाई के करंट अफेयर्स। यहाँ तक आने के लिए आपको क्या करना है, डेली करंट अफेयर्स 99 नोट्स सर्च करना है, आप यहाँ आ जाएंगे। ठीक है। इंडियाज़ गारमेंट एक्सपोर्ट वॉज सेल्फ इन्फ्लिक्टेड रिपोर्ट कि हम देख रहे हैं पिछले 6-7 सालों से जो हमारा गारमेंट का एक्सपोर्ट है वो लगातार गिरता जा रहा है। इनफैक्ट गारमेंट की जीडीपी, अपैरल सेक्टर 2016 के इकोनॉमिक सर्वे ने ऐसा बोला था कि हमारा जो अपैरल सेक्टर है यानी कि गारमेंट एंड लेदर, ये बहुत बड़ा एक्सपोर्ट का पोटेंशियल रखता है। और ये देखते हुए हमें ये लगा था कि काफ़ी तेज़ी से ग्रो करेगा, बट हुआ ऐसा नहीं है। तब से लेकर अब तक ग्रोथ क्या नेगेटिव है ऑलमोस्ट कुछ सालों में। तो इंडियाज़ गारमेंट एक्सपोर्ट वैल्यूड 14.5 बिलियन आर हेम्पर्ड बाय हाई इंपोर्ट ड्यूटीज एंड कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स। और आप ये देखें 2023-24 में इतना था और वहाँ से डिक्रीज, ये कहाँ से डिक्रीज है, 2013-14 में हम $15 बिलियन पे थे इतने के, और अब कहाँ आ गए हैं, $14 बिलियन, $14.5 बिलियन। ये बहुत बड़ा डिक्लाइन है। डिक्लाइन आपको लगेगा ये सिर्फ एक यूँ स्टैटिक है। आप अगर उसके कंपैरिजन में देखें कि हमारी जीडीपी कितनी तेज़ी से ऊपर गई है तब से लेकर अब तक, अगर ये यहाँ पे डिक्लाइन है तो इतना बड़ा गैप है, अच्छा खासा बड़ा गैप है। मतलब हमारा गारमेंट सेक्टर बिल्कुल भी ग्रो नहीं कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उल्टा। और आपको पता होगा कि गारमेंट सेक्टर बहुत बड़ी स्केल पे इंडिया में एम्प्लॉयमेंट देता है, तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट हिट है। ठीक है। और इसके कंपैरिजन में ऐसा लगेगा, हो सकता है कि भाई गारमेंट की मार्केट ही स्लो हो पूरी दुनिया में। नहीं, ऐसा नहीं है। वियतनाम $33.4 बिलियन पर आ गया है। ठीक है, 82% इंक्रीज है, लगभग दुगना हो गया है, दोगुने से कुछ कम। ऐसे ही बांग्लादेश हमारी नेबरहुड में 70% ग्रो करा है इसी पॉइंट ऑफ टाइम पे, और हम 4-5% कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं। ये तो काफ़ी चिंताजनक विषय है। और ऐसे ही 25% इंक्रीज हुआ है चाइना में। अगर सिमिलर साइज की इकोनॉमी में भी जाए तो भी ऐसा हो रहा है, जबकि इंडिया में दुनिया की सबसे चीप लेबर में से एक वाली मार्केट मानी जाती है। सब कुछ सही है, तो ये क्यों हो रहा है? तो न्यूज़ ये कह रही है, इन्होंने एक रिपोर्ट दी है, और रिपोर्ट क्या है कि ग्लोबल ट्रेड, अकॉर्डिंग टू ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव GTRI, ये कह रहे हैं कि ये जो डिक्लाइन हुआ है, क्यों हुआ है, ये इंडिया के सेल्फ इन्फ्लिक्टेड वुंड्स हैं। ठीक है, हमने खुद अपने ऊपर ये कराया। हमने क्या गलतियाँ करी हैं, फिर ये बता रहे हैं कि राइजिंग इंपोर्ट और डोमेस्टिक कंसर्न क्या है कि ये प्रॉब्लम सिम्टम्स, और खाली ये नहीं कि हमारा एक्सपोर्ट डिक्लाइन हुआ है, हमारा इंपोर्ट बढ़ गया है गारमेंट में। ठीक है, अब ये क्यों हुआ है, ऐसा इनका कहना है। क्यों हुआ है कि इंडिया में जो प्रोसीजर्स हैं वो है कॉम्प्लेक्स। शायद आपने सुना होगा मर्चेंटाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम, MEIS एक स्कीम है। और होता यह है कि अगर किसी भी इंपोर्टर को कुछ इंपोर्ट करना होता है, उसे एडिशनल टैक्स देना होता है रॉ मटेरियल पे, और वो टैक्स वापस रिम्बर्स हो जाएगा अगर आपने उतने का ही कुछ एक्सपोर्ट कर दिया है। ठीक है, तो एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए स्कीम आती है। अब इसमें होता क्या है, हमने ऐसी स्कीम्स के चक्कर में उल्टा करके दिया है, जो हमारे प्रोसीजर्स हैं उनको कर दिया कॉम्प्लेक्स, क्योंकि हमें देखना पड़ता है एग्जैक्टली कितना एक्सपोर्ट हुआ है, एग्जैक्टली कितना इंपोर्ट हुआ है उसके लिए। तो Indian garment exporters face difficulties in obtaining quality synthetic fiber due to complex import procedures and restrictions। जो synthetic fibers हैं बाहर से आते हैं। इंडिया नेचुरल फाइबर तो खूब उगाता है, सिल्क उगाता है, कॉटन उगाता है, बट सिंथेटिक फाइबर जो कि एक्चुअली सस्ते होते हैं, बाय प्रोडक्ट होते हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के, तो वो बाहर से काफ़ी सस्ते आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इम्पोर्ट में जो प्रोसीजर हैं वो कॉम्प्लेक्स है, इंडिया में बन नहीं रहे हैं। ठीक है, इंडिया में उतने अच्छी क्वालिटी के नहीं बन रहे हैं। ठीक है, जबकि इंडिया में बन सकते हैं, तो लेकिन जो जहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं वहाँ पे हमने रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं। ठीक है, एक्सपोर्टर्स फ्रॉम बांग्लादेश, वियतनाम, उनको कोई ऐसे रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो धड़ल्ले से रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं और बेचते हैं। हमें ऑब्वियसली यहाँ पे क्या करना है कि ये जो रिस्ट्रिक्शन है इम्पोर्ट के ऊपर, रॉ मटेरियल के इम्पोर्ट पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए। हम उतनी मतलब हम अपनी लिबरलाइजेशन के ज़माने में अपनी इकॉनमी को रोक रहे हैं। हम इस पे नहीं जा रहे हैं, सारे इंपोर्ट एक जैसे नहीं होते। रॉ मटेरियल का इंपोर्ट अच्छा होता है, फिनिश्ड गुड का इंपोर्ट बुरा होता है। हमें ये डिस्टिंक्शन क्रिएट करना ही होगा। हमें ये देखना होगा कि किस चीज़ में ज़्यादा वैल्यू एडिशन है। रॉ मटेरियल में उतना वैल्यू एडिशन नहीं है, लेकिन अगर हमने उसको फिनिश गुड में तब्दील कर दिया अपनी लेबर की कॉस्ट बनाकर, तो उसमें एक वैल्यू एडिशन है। हमें इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो
ये रिपोर्ट ये बात कह रही है कि हमारे जो प्रोसीजर्स हैं और वो कॉम्प्लेक्स हैं और रिस्ट्रिक्शंस हैं। और उसके बाद क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स एंड हाई कॉस्ट, रीसेंट क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स हैव कॉम्प्लिकेटेड द इंपोर्टेशन एंड एसेंशियल रॉ मटेरियल्स लीडिंग टू इंक्रीज कॉस्ट फॉर एक्सपोर्टर्स। ठीक है, तो इंडियन एक्सपोर्टर्स मस्ट रिलाई ऑन मोर एक्सपेंसिव डोमेस्टिक सप्लायर फॉर रॉ मटेरियल लाइक पॉलिस्टर स्टेपल फाइबर, ठीक है, विस्कोस स्टेपल फाइबर, ये कुछ फाइबर के टाइप हैं जिसका वो कपड़ा बनता है, सिंथेटिक फाइबर। ठीक है, तो मेकिंग इंडियन गारमेंट्स लेस कॉम्पिटिटिवली प्राइस्ड। और ये हो क्यों रहा है? ऐसा कह रहे हैं कि आउटडेटेड प्रोसीजर है और एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन है। ऐसा क्यों हो रहा है कि इतना कॉस्ट आ रहा है रॉ मटेरियल का? कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड कस्टम इन्फोर्सेस आउटडेटेड प्रोसीजर्स रिक्वायरिंग डिटेल्ड अकाउंटिंग फॉर एवरी स्क्वायर सेंटीमीटर इंपोर्टेड मटेरियल। कि अगर आपने इंपोर्ट कर दिया तो अकाउंटिंग करनी पड़ेगी, तुम्हारा मटेरियल कहाँ गया, किधर लगा, एक सेंटीमीटर स्क्वायर की डिटेल अकाउंटिंग। और ये जो है बहुत कॉम्प्लेक्स कर देता है प्रोसीजर को, बहुत ज़्यादा कंप्लायंस कॉस्ट हो जाता है। कंप्लायंस कॉस्ट माने कि मान लीजिए आपने टैक्स दे दिया, वो तो टैक्स है, बट टैक्स का कंप्लायंस कॉस्ट कि कितना टैक्स बना, उसके लिए आपको कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा। इनको ये चेक करने के लिए अलग से कुछ मैकेनिज्म रखना पड़ता है कंपनियों को कि वो एटलीस्ट अकाउंटिंग कर पाएँ हर कपड़े की, है ना। तो ये एक एक्स्ट्रा कंप्लायंस बर्डन है जहाँ पे कंपनियों का खर्चा हो रहा है और इसलिए रॉ मटेरियल और ज़्यादा महंगा हो रहा है। ठीक है, तो वही है, इसलिए इन्होंने रिकमेंडेशन क्या करी है, सिंप्लीफाई करो इंपोर्ट प्रोसेस और अपडेट करो रेगुलेटरी प्रैक्टिस, जिससे कि जो हमारा कॉस्ट है रॉ मटेरियल पे वो कम हो जाए। लेबर तो वैसे ही दुनिया की सबसे चीप है, हम उससे सस्ते में हम गारमेंट बना पाएंगे और हमारा एक्सपोर्ट उससे बढ़ सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। डेटा गैप्स बियॉन्ड इंडिया आर होल्डिंग मॉनसून फोरकास्ट बैक। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि हमारा डेटा गैप है, हम जो फोरकास्ट करते हैं ना मॉनसून में, है ना, उसमें हम बहुत अच्छा डेटा नहीं यूटिलाइज कर पा रहे हैं। क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि 2024 मॉनसून ने अनएक्सपेक्टेड पैटर्न दिखाए हैं। क्यों? क्योंकि एंटिसिपेटेड था कि लानिना कंडीशन होंगी इंडिया में, ठीक है, लेकिन एक्चुअल रेनफॉल पैची रही है। इस हेडलाइन को समझो। लानिना क्या होता है? लानिना पीरू के जो कोस्ट है, यहाँ पे हम एक कोस्ट बना देते हैं, छोटा सा मैप बना देते हैं। देखिए ये मैप है, ये है हमारा ऑस्ट्रेलिया, ये है साउथ अमेरिका, अगर आपको दिख रहा हो। अब क्या होता है कि अगर यहाँ साउथ अमेरिका में इस जगह पे बहुत ठंडे वाटर्स कलेक्ट हो जाते हैं, कहने का मतलब है यहाँ से इतना इवेपोरेशन नहीं होता और उल्टा गर्म पानी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कलेक्ट हो जाता है, तो यहाँ पे काफ़ी इवेपोरेशन होता है। ठीक है, और जब हवाएं चलती हैं फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ये गर्म मॉइस्चर लेकर इंडियन ओशन की तरफ आती है और यहाँ पे बारिश करती हैं। तो यहाँ पे अगर कोल्ड है, ठीक है, जिसका अपोजिट यहाँ पर होता है वार्म, इस कंडीशन को हम कहते हैं लानिना। और जब ऐसा होता है तो इंडियन ओशन में काफ़ी मॉइस्चर आता है जो कि मानसून करता है इंडिया में। ठीक है, मानसून अच्छा होता है। ठीक है, अगर उल्टा है, यहाँ पे वार्म हो गया किसी वजह से और यहाँ पे उतना कोल्ड नहीं रहा, तो यहाँ इवेपोरेशन इतना नहीं होगा, तो मॉइस्चर कम आएगा और उससे यहाँ पे मानसून जो है फीका रहेगा। तो लानिना कंडीशन, जहाँ पे यहाँ पे कोल्ड होता है, अगर कोल्ड है तो इसको बोलेंगे यहाँ लानिना। ठीक है, और अगर वार्म है तो उसको बोलेंगे एल नीनो। तो एल नीनो जब आएगा, अगर यहाँ पे वार्म रह गया तो यहाँ पे मानसून अच्छा नहीं आएगा। अगर यहाँ पे कोल्ड है यानी कि लानिना है तो यहाँ पे मानसून अच्छा होगा इंडिया में। ठीक है, तो अब क्या कह रहे हैं कि हमने ये देखा था कि हम एंटिसिपेट कर रहे थे कि लानिना कंडीशन होंगी, ठीक है, लेकिन एक्चुअल रेनफॉल, लानिना कंडीशन का मतलब कि रेनफॉल बहुत अच्छी होगी अगर यहाँ पे कोल्ड होगा, यहाँ पे वार्म होगा और रेनफॉल अच्छी होगी। लानिना कंडीशन में हमें अच्छी रेनफॉल की दरकार थी, बट ऐसा है नहीं। एक्चुअल रेनफॉल काफ़ी पैची रही है, हम अंदाज़ा लगाने में विफल रहे, यानी IMD विफल रहा। ठीक है, तो एक्यूरेट लोकल फोरकास्ट इज क्रूशियल फॉर एग्रीकल्चर। क्यों हमें चाहिए होता है? वाटर मैनेजमेंट। वाटर मैनेजमेंट मतलब डैम के अंदर कितना पानी रखना है, कितना छोड़ना है, पूरे साल हमें ज़रूरत पड़ेगी इरिगेशन के लिए, पावर जनरेशन के लिए। वाटर मैनेजमेंट में काम आएगा, एग्रीकल्चर में काम आएगा, है ना। और इसलिए हमें डेटा की ज़रूरत होती है और डेटा अच्छा नहीं है हमारे पास, डेटा हम कलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए वो कह रहा है कि हम फोरकास्ट अच्छे नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, यही न्यूज़ आई है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये फ़िलहाल का इंडिया का मैप है आज का, जो कि आज का जो वो है मतलब क्लाउड कवर। चलिए, मानसून एवेल्युएशन। द 2024 मानसून सीजन बिगेन ऑन May 30 एज एक्सपेक्टेड बट शोन अनएक्सपेक्टेड पैटर्न। क्या हो रहा है कि आफ्टर अ रैपिड northward movement of the monsoon trough
मानसून ट्रफ क्या होती है कि मानसून की एक लो प्रेशर की लाइन है, वो कहाँ तक जा रही है, ठीक है। मानसून ट्रफ लो प्रेशर की लाइन वो होती है जहाँ पे सबसे ज़्यादा तेज़ी से कंडेंसेशन होती है, हवाएं ऊपर की तरफ जाती हैं, ज़्यादा कंडेंसेशन ज़्यादा प्रेसिपिटेशन। तो मानसून ट्रफ बहुत तेज़ी से नॉर्थ की तरफ गई, मॉइस्चर लेकर गई और खूब सारा बरसात करी, लेकिन उसके बाद स्टॉल हो गई, लीडिंग टू अ ड्राई जून इन मैनी एरियाज। वेस्टर्न घाट हैव सीन बिलो नॉर्मल रेनफॉल, और वेस्टर्न घाट ये जगह है जहाँ पे एक्चुअली सबसे ज़्यादा रेनफॉल होती है। यहाँ सबसे ज़्यादा रेनफॉल क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पे हैं पहाड़ियाँ, ठीक है, और हवाएं इस साइड से ही आ रही हैं, है ना। और जब पहाड़ियों से टकराती है तो जो हवा है वो फोर्स हो जाती है ऊपर जाने के लिए, ठीक है, एल्टीट्यूड गेन कर लेती है, और एल्टीट्यूड जैसे गेन करती है टेम्परेचर कम हो जाता है और कंडेंसेशन के लिए हवा फोर्स हो जाती है और अपना पानी शेड कर देती है। तो वेस्टर्न घाट में अच्छी खासी रेनफॉल हर बार होती है, इस बार बिलो नॉर्मल है, ठीक है। तो रीजनल रेनफॉल पैटर्न क्या है कि एन अनयूजुअल पैटर्न ऑफ एक्सेस रेन हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, वाइल एरियाज लाइक उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा वगैरह हैव एक्सपीरियंस्ड ड्राई पैचेस। दिस इरेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्ट्रास्ट द प्रिडिक्शन ऑफ ला नीना कंडीशन। अब फोरकास्ट में एक्चुअली चैलेंज क्या है, इसको आप हटा सकते हैं कि ग्लोबल एंड रीजनल इन्फ्लुएंसेस हैं, जो सबसे बड़ी चीज़ है क्या कि साउथ वेस्ट मानसून इज इन्फ्लुएंस्ड बाय वेरियस फैक्टर। कौन से? अरेबियन सी विंड्स, बे ऑफ बंगाल की कन्वेक्टिव करंट और हीटिंग फ्रॉम वेस्ट एशिया एंड द डेजर्ट्स। मतलब कि अरेबिया से कैसी विंड आ रही हैं, ठीक है, बे ऑफ बंगाल में कितने वार्म वाटर हैं जिसकी वजह से कन्वेक्टिव करंट मतलब वर्टिकल अपवर्ड मूविंग विंड, और जो कि काफ़ी तेज़ी से कंडेंसेशन करती हैं और क्लाउड का फॉर्मेशन करती हैं। तो वो कैसे हैं, हीटिंग फ्रॉम वेस्ट एशिया कैसी है और वहाँ डेजर्ट्स कैसे हैं। तो ये कई सारी एक्सटर्नल फैक्टर जो हमें इन्फ्लुएंस करते हैं। एल नीनो ला नीना तो है ही, तो वेरिएबिलिटी ऑफ द मानसून सर्कुलेशन इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय हीटिंग ओवर द हिमालयन फुटहिल्स, जैसे कि नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, यहाँ पे कितनी हीटिंग है। अगर यहाँ पे ज़्यादा हीटिंग है तो ज़्यादा तेज़ी से मानसून आएगा, ठीक है। तो मानसून्स कॉम्प्लेक्सिटी नेसेसिटेट्स कंसिडरिंग दीज ब्रॉडर इन्फ्लुएंसेस फॉर एक्यूरेट फोरकास्टिंग, और क्योंकि इतनी सारे वेरिएबल्स इसमें होते हैं तो फोरकास्टिंग करना डिफिकल्ट हो जाता है। इसके अलावा डेटा एंड फोरकास्टिंग लिमिटेशन क्या है कि डिस्पाइट IMD's एफर्ट टू इम्प्रूव फोरकास्टिंग, रियल टाइम रेनफॉल डेटा हमारे पास इतना नहीं होता, ठीक है। और ग्लोबल मॉडल्स यूज फॉर फोरकास्ट ऑफन लैक सफिशिएंट डेटा फॉर प्रिसाइज प्रेडिक्शन। ग्लोबल मॉडल्स का यूज़ करके हम पर्टिकुलरली लोकल स्केल्स पे उसको अप्लाई नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है बस, ठीक है। ऑब्वियसली हमें चाहिए क्या कि और ज़्यादा मॉनिटरिंग चाहिए और ज़्यादा कोलैबोरेशन चाहिए, और इसमें एक्चुअली हमें काफ़ी जब हम इस चीज़ से रिलेटेड कभी अगर आंसर लिखेंगे, यहाँ पे हमें ध्यान देना है कि हमें इन्वेस्टमेंट इन फोरकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह जहाँ पे भी आ रहा है वहाँ पे इन्वेस्टमेंट इन R&D भी लिखेंगे हम, ठीक है। और इसके अलावा स्ट्रेटेजिक रिकमेंडेशंस एस्टैब्लिश ए ब्रॉड नेटवर्क ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट मॉनिटरिंग अक्रॉस सब कॉन्टिनेंट, कि पूरे सब कॉन्टिनेंट में हम डेटा अच्छा कलेक्ट करें। इंप्रूव डेटा कलेक्शन और फोरकास्टिंग कैपेबिलिटी, डेटा कलेक्शन की कैपेबिलिटी हमने बढ़ा दी, फोरकास्टिंग कैपेबिलिटी मतलब यहाँ पे हम इसके रिसर्च में और डेवलपमेंट में खर्च करें और इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करें फोरकास्टिंग के लिए। फिर कोलैबोरेट मोर एक्सटेंसिवली विद नेबरिंग कंट्रीज, की वो भी अपना डेटा शेयर करें, ठीक है। आगे चलते हैं। ICJ डिक्लेयर्स Israel's occupation of West Bank and East Jerusalem illegal, urges immediate end, ठीक है। ICJ क्या है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, हेग में, ठीक है, और एक जुडिशल ऑर्गन है UN का। अब इन्होंने एक ऑक्यूपेशन की डेफिनेशन दे रखी है। इन्होंने क्या कह रखा है कि डिक्लेरेशन रिफ्लेक्ट्स लॉन्ग स्टैंडिंग इंटरनेशनल कंसर्न अबाउट इजराइल्स एक्शन सिंस 6 डे वॉर इन 1967। 6 डे वॉर क्या था कि जितने भी अरब कंट्रीज़ हैं उन्होंने मिलके इजराइल के ऊपर एक आक्रमण करा था। 6 दिन ये आक्रमण चला और 6ठे दिन तक इजराइल ने सिर्फ होल्ड नहीं करा, उन्हें पुश बैक करा, और उसके बाद जो एरिया उन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया उसको आज तक उन्होंने होल्ड करा है, ठीक है। तो वहाँ से, ठीक है, ड्यूरिंग विच इजराइल कैप्चर्ड दीज टेरिटरीज फ्रॉम जॉर्डन, ठीक है। तो ये उसके बाद से अभी तक हमारी जो ऑक्यूपेशन है इजराइल की वो यहाँ पे चैलेंज हुई है, ठीक है। अब कैसे चैलेंज हुई है इसको एक बार देख लेते हैं। उन्होंने ये कंपोजिशन वगैरह ये मतलब आप देख लेना कि ICJ है क्या, ठीक है। न्यूज़ के कॉन्टेक्स्ट में क्या है एक बार ये देख लीजिए कि उन्होंने कुछ ऑक्यूपेशन की डेफिनेशन दी है क्या
कि डेफिनेशन ऑक्यूपेशन क्या है कि डिराइव्ड फ्रॉम आर्टिकल 42 ऑफ हेग कन्वेंशन है, ठीक है। हेग कन्वेंशन वही है जिसके थ्रू आईसीजे वगैरह एक्चुअली बने हैं, जो इनके मेन इंटरनेशनल लॉज हैं, ठीक है। तो इट स्टेट्स दैट टेरिटरी इज कंसिडर्ड ऑक्यूपाइड व्हेन इट इज एक्चुअली प्लेस अंडर द अथॉरिटी ऑफ हॉस्टाइल आर्मी, पहली चीज। और सच ऑक्यूपेशन मस्ट बी टेम्पररी, इट कैन नॉट इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ सॉवरेनिटी टू द ऑक्यूपाइंग पावर, ठीक है। तो अगर कोई हॉस्टाइल आर्मी किसी फॉरेन लैंड पर है तो उसको ऑक्यूपेशन माना जाएगा, और ऐसे में ट्रांसफर ऑफ सॉवरेनिटी नहीं करी जा सकती है। हेग कन्वेंशन कह रही है, और ऑक्यूपाइंग पावर हैज ऑब्लिगेशन इंक्लूडिंग प्रोवाइडेड फॉर द नीड्स ऑफ द लोकल पॉपुलेशन एंड प्रोहिबिटिंग ट्रांसफर ऑफ इट्स ओन सिविलियन पॉपुलेशन इन द ऑक्यूपाइड टेरिटरी एज पर द हेग रेगुलेशंस और फोर्थ जेनेवा कन्वेंशन ऑफ 1949, ठीक है। तो इस हिसाब से उन्होंने कहा है कि पहली बात उन्होंने देख लिया कि हाँ हॉस्टाइल आर्मी है एक टेरिटरी में, उन्होंने कहा हाँ ये ऑक्यूपेशन है। दूसरी चीज़ उन्होंने कहा कि ट्रांसफ़र और सॉवरेनिटी होने की कोशिश हुई है और पॉपुलेशन का ट्रांसफ़र होने की कोशिश करी है, ये बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। और इसलिए उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने एक एडवाइजरी जारी करी है इसराइल के ऑक्यूपेशन पे कि आईसीजे's एडवाइजरी ओपिनियन वॉज सॉट फॉलोइंग यूएन जनरल असेंबली रेजोल्यूशन इन 2022 दिसंबर में। एक यूएन की जनरल असेंबली में सारी कंट्रीज़ ने मिलकर एक रेजोल्यूशन पास करा था, जहाँ पे जो कि प्रेजेंटेड बाय निकारागुआ था और 87 वोट इन फेवर पड़े थे। और उन्होंने कहा था कि आईसीजे एडवाइजरी ओपिनियन अपना दे इस पे ऑक्यूपेशन पे। एक चीज़ हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं पावर एंड फंक्शन पे, क्या कि ये एक एडवाइजरी बॉडी है, क्या कि पहले यहाँ पे एडवाइजरी बॉडी के बारे में लिखा, पहली चीज़ इट कैन एक्ट एज अ डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी बिटवीन टू मेंबर्स ऑफ स्टेट इन व्हाट आर कॉल्ड कंटेंशियस इश्यूज। सच डिस्प्यूट में कंसर्न इन पर्टिकुलर लैंड फ्रंटियर, मैरीटाइम बाउंड्रीज, सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल सॉवरेनिटी वगैरह वगैरह, ठीक है। यूज़ ऑफ नॉन यूज़ ऑफ फोर्स और ये जो भी है, ठीक है। फिर सेकेंड बात ये है इट एक्सेप्ट्स रिक्वेस्ट टू इशू एन एडवाइजरी ओपिनियन ऑन अ लीगल क्वेश्चन रेफर्ड टू इट बाय ए यूएन बॉडी या स्पेशलाइज्ड एजेंसी, ठीक है। तो मतलब ये फोर्स नहीं कर सकती। आईसीजे का सबसे बड़ा जो क्रिटिज्म है वो ये है कि ये कुछ भी फोर्स नहीं कर सकते, ये सिर्फ और सिर्फ अपना एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन दे सकते हैं कि इन्होंने एडवाइस कर दिया कि इस मामले में क्या करा जाए। तो अभी क्या हुआ है, क्योंकि यूएन जनरल असेंबली ने ये कहा इनसे कि भाई इस पर ओपिनियन दो, तो वो ओपिनियन दे रहे हैं। और आईसीजे क्या कह रहा है कि दो फाइंडिंग है ऑन प्रोलॉन्ग्ड ऑक्यूपेशन कि आईसीजे नोटेड दैट इंटरनेशनल लॉ डज नॉट सेट अ टेम्पोरल लिमिट फॉर एन ऑक्यूपेशन, कि ये नहीं कह सकते कि भाई इतने टाइम तक है तो वो ऑक्यूपेशन है, इतने टाइम से ज़्यादा हो गया इसको ऑक्यूपेशन नहीं, तो इनका टेरिटरी हो गई, है ना, ऐसा कुछ नहीं है। बट द लीगैलिटी ऑफ ऑक्यूपेशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय ऑक्यूपाइंग पावर्स पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस ऑन द ग्राउंड, और इजराइल्स प्रोलॉन्ग्ड ऑक्यूपेशन एंड इट्स मैनर ऑफ इम्प्लीमेंटेशन वर स्क्रूटनाइज अंडर दिस प्रिंसिपल। उन्होंने चेक करे और इसको ऑक्यूपेशन ही बोल रहे हैं बार बार, ठीक है। ऑन सेटलमेंट पॉलिसी की कोर्ट एग्जामिन इजराइल सेटलमेंट पॉलिसी इन द वेस्ट बैंक और एंड ईस्ट जेरूसलम, क्योंकि अपनी पॉपुलेशन को वो सेटल कर रहे हैं। द फोर्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ पैलेस्टीनियंस ड्यू टू सेटलमेंट एक्टिविटीज वायलेटिंग आर्टिकल 49 ऑफ द फोर्थ जेनेवा कन्वेंशन। और वो ये कह रहे हैं कि ये जो सेटलमेंट है जो इजराइल कर रहा है जो पॉपुलेशन का, वो वायलेट कर रही है, ठीक है। द ब्रीचेस इन वेरियस हेग रेगुलेशन कंसर्निंग द प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, सिविलियन ऑब्जेक्ट्स एंड नेचुरल एनवायरनमेंट, ठीक है। तो ये चीज़ है। फिर अगला एनेक्सेशन ऑफ टेरिटरीज पे कि आईसीजे फाउंड दैट इजराइल्स पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस इन द वेस्ट बैंक एंड ईस्ट जेरूसलम आर डिजाइन फॉर परमानेंट कंट्रोल विच कॉन्स्टिट्यूट्स एनेक्सेशन, कि वो जो जिस तरीके से सेटलमेंट वगैरह जो कुछ भी कर रहे हैं वो इस तरीके से लग रहा है कि वो परमानेंट कंट्रोल चाह रहे हैं, और ये एनेक्सेशन लग रहा है देखने में। और दिस इंक्लूड्स सेटलमेंट एक्सपेंशन, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड अप्लाइंग इजरायली लॉ इन ऑक्यूपाइड टेरिटरी, कॉन्ट्राविनिंग द प्रोहिबिशन ऑफ फोर्स इन इंटरनेशनल रिलेशन, ठीक है। ऑन डिस्क्रिमिनेटरी लेजिस्लेशन, और फिर बात ये नहीं कि उन्होंने खाली ऑक्यूपाई करा है, ऑक्यूपाई करने के बाद जो वहाँ की नेटिव पॉपुलेशन है उनके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेटरी लेजिस्लेशन भी लाए हैं कि आईसीजे आइडेंटिफाइड सिस्टमैटिक डिस्क्रिमिनेशन इन इजरायली लॉज अप्लाइड इन ऑक्यूपाइड टेरिटरीज वायलेटिंग इंटरनेशनल कन्वेंशन अगेंस्ट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एंड अपार्थाइड। तो दिस इंक्लूड्स डिफरेंशियल ट्रीटमेंट बेस्ड ऑन रेस, रिलीजन, एथनिक ओरिजिन वगैरह वगैरह। फिर ऑन सेल्फ डिटर्मिनेशन की आईसीजे ये कह रहा है कि ऑक्यूपाइड टेरिटरी में पैलेस्टीनियन की राइट है कि वो सेल्फ डिटरमाइन करें, मतलब किसी तरीके से बताएं कि उनको किस तरह रूल होना
है ना, ये चीज़ है। और फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन फाइनली वो कह रहे हैं कि इलीगल ऑक्यूपेशन इमीडिएटली हॉल्ट करा जाए, हॉल्ट न्यू सेटलमेंट एक्टिविटीज, इवैक्यूएट सेटलर्स, मेक रेपरेशंस टू अफेक्टेड पैलेस्टीनियन, ये उनका कहना है। ठीक है, तो ये है पूरा इशू। चलिए, बट ऑब्वियसली ये एक एडवाइजरी बॉडी क्रिटिसिज्म है कि भाई चाहे कुछ भी हो जाए, ये फील्ड पे अप्लाई कैसे होगा, ये फील्ड पे अप्लाई नहीं होने वाला। ठीक है, और ख़ासकर इसलिए क्योंकि इसलिए भी अब अप्लाई नहीं होने वाला क्योंकि जनरली इज़राइल साफ साफ मना कर देता है ऐसे किसी भी डिसीजन को। ऑल्दो इज़राइल तब तक फोर्स में होता है जब तक उसके पीछे यूएसए का हाथ होता है, और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमें लग रहा है कि क्योंकि बाइडन सरकार नहीं आएगी और ट्रंप सरकार आएगी, और ट्रंप जनरली कोशिश करती है फोर्स ना लागू करे, और इसलिए हो सकता है कि इज़राइल को इतनी बैकिंग अब ना मिले। आगे चलते हैं। बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट रिड्यूसेस कंट्रोवर्शियल कोटा सिस्टम अमिड डेडली प्रोटेस्ट। ठीक है, तो ये हमारे देश से रिलेटेड इतना नहीं है, इसलिए हमें इतना इम्पैक्ट नहीं करता, और इसलिए इतना पढ़ना ज़रूरी नहीं है। आपको वैसे ही ऊपर ऊपर से बता देते हैं क्या कि एक कोटा सिस्टम था यहाँ पर जहाँ पे 30% ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स फॉर रिलेटिव्स ऑफ वेटरन फ्रॉम बांग्लादेश ये रिजर्व थी। ठीक है, कि कोटा सिस्टम ऐसा था कि 30% जॉब थी। वो जो इंडिपेंडेंस वॉर ऑफ बांग्लादेश था, वहाँ पर जितने भी लोग लड़े, ठीक है, मुक्ति वाहिनी वगैरह में, वो उनके रिलेटिव्स के लिए ये पोजीशंस सिक्योर्ड थी। अब प्रॉब्लम ये है कि इतने वेटरन्स को जब आप इतने बड़े तादाद में रिजर्वेशन देंगे तो बहुत ज़्यादा सीट्स भर नहीं पाती हैं। ठीक है, इफेक्टिव गवर्नेंस नहीं है, तो उन्होंने रिजर्वेशन को रिड्यूस करा है। ठीक है, तो रिड्यूस पूरी तरह नहीं हटाया, एक पॉलिटिकल इशू होता है ऑब्वियसली, रिड्यूस करा। और कितना करा है? शायद करीब 5% कर दिया है। तो पहले 30% था और 10% फॉर वुमेन था, अभी इन्होंने रिड्यूस करा करके, हाँ, तो अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया 30% नहीं 5% होगा, विद 93% ऑफ जॉब नाउ एलोकेटेड बेस्ड ऑन मेरिट। 2% will be reserved for ethnic minorities, transgender individual and people with disability। तो 2% people with disability, ethnic minorities वगैरह इनके लिए है, 5% वॉर वेटरन्स और उनके रिलेटिव्स के लिए, बाकी सारी जॉब जो हैं अब ओपन कर दी हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का काफ़ी अच्छा डिसीजन है, वहाँ की पॉपुलेशन इसको सेलिब्रेट कर रही है। चलिए, आत्मनिर्भर भारत, 2 ऑफ द वर्ल्ड्स 5 लार्जेस्ट कोल माइंस नाउ इन इंडिया। आपको खाली नाम याद रखना है कि गेवरा माइंस है और कुसुमुंदा माइंस है, ये आप देख लीजिए कहाँ पर है, कोरबा में है ये दोनों। ठीक है, इस इलाके में पड़ रही हैं। तो क्या है कि ये, ठीक है, गेवरा माइन जो है वो 2nd लार्जेस्ट है दुनिया की। ठीक है, और कुसमुंदा माइन जो है वो 4th लार्जेस्ट है, और दोनों ही छत्तीसगढ़ में है, और दोनों ही कितना प्रोड्यूस कर रही हैं? ओवर 100 मिलियन टन्स एनुअली कंट्रीब्यूटिंग टू 10% ऑफ इंडियाज टोटल कोल आउटपुट। अच्छा, ये दोनों मिलाकर 10%, खाली 2 माइंस अकेले प्रोड्यूस कर रही हैं। ठीक है, द माइंस यूटिलाइज एडवांस मशीनरी, इको फ्रेंडली माइनिंग विद सिग्निफिकेंट रिजर्व्स टू सपोर्ट फ्यूचर एनर्जी नीड्स। तो इंडिया में आपको याद रहना चाहिए कि कोल से हम कितना एनर्जी का प्रोडक्शन ले रहे हैं। हमारी टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का 60% कोल पावर है। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी माने कि हमारी कितना पावर की टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी है, बट हम एक्चुअल यूजेज जो करते हैं 80% तक करते हैं कोल का। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जब पीक डिमांड आती है तो हम उस पॉइंट ऑफ टाइम पे विंड एनर्जी वगैरह इन सबसे इतना यूटिलाइज नहीं कर पाते, और हमें ये पता है कि विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी में इंटरमिटेंट सप्लाई होती है, इसलिए जब एक्चुअल यूज़ की बात आती है कोल ज़्यादा रिलायबल होता है। और जनरली जब भी ऐसे पीक डिमांड वगैरह कुछ आती है हम कोल फायर पे वापस आ जाते हैं, और इसलिए जो एक्चुअल यूटिलाइजेशन है वो 80% तक चली जाती है अक्सर। ठीक है, और इसलिए हमारी जो फ्यूचर कोल नीड्स हैं उनके लिए ये इंपॉर्टेंट है। खाली फैक्चुअल पॉइंट यहाँ पे आपको याद रखना है कि कौन से 2 महीने हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। आगे चलते हैं। नीपा वायरस पेशेंट इन मल्लापुरम डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरल कन्फर्म्ड बाय NIV पुणे। तो NIV क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है, यहाँ पे लिखा नहीं है, जो भी है उन्होंने कंफर्म कर दिया कि नीपा वायरस है। सेंट्रल टीम विल असिस्ट इन्वेस्टिगेशन एंड टेक्निकल सपोर्ट, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज एंड ए मोबाइल BSL लैब 3 हैव बीन प्रोवाइडेड। तो भी वो चेक करने के लिए गए हैं। ठीक है, अब बस आप ये देख लीजिए है क्या, नीपा वायरस इज अ जूनोटिक डिजीज़, यानी कि नॉन ह्यूमन से ह्यूमन में जंप करता है। बाकी
इन्फेक्शियस डिजीज नॉन जूनोटिक भी हो सकते हैं, ठीक है, जैसे कि इस तरीके से देख लिए टाइफाइड वगैरह, ठीक है, जो कि पानी के थ्रू फैलता है और कंटेमिनेशन के थ्रू प्योरली आता है, ठीक है। लेकिन ये कौन सा है, ये नॉन ह्यूमन टू ह्यूमन जंप करने वाला डिजीज है, यानी कि मॉस्किटो बाइट वगैरह, ठीक है। तो रिजर्वायर क्या है इनका, इन फ्रूट बैट्स हैं, यहाँ पे रिजर्वायर है फ्रूट बैट, स्पेसिफिकली द पेट्रोपस स्पीशीज are primarily natural reservoir of Nipah virus. Transmission virus can spread to humans through direct contact with इन्फेक्टेड एनिमल्स, बैड सेपेज, ये कंजम्पशन ऑफ कंटेमिनेटेड फूड। अब इसमें होता क्या है कि जो ये बैट्स हैं, ये पाम ट्रीज हैं, उनके ऊपर जो डेट पाम्स होते हैं उनको पीने के लिए जाते हैं, वहाँ से फल को चूसने के लिए जाते हैं, फिर जब उसको हम हार्वेस्ट करते हैं तो हमारे अंदर ये वायरस आ जाते हैं। तो ये है, तो कंटेमिनेटेड फूड मेनली ये डेट पाम की बात हो रही है। और पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन वाया रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स या सेक्रेशंस। सिम्टम क्या है, वही जो जनरली होते हैं, फीवर, हेड एक, मसल पेन, वॉमिटिंग, रेस्पिरेटरी इशूज़ वगैरह वगैरह। इंक्यूबेशन पीरियड 5 से 14 दिन है। मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है, लेकिन अच्छी बात यह है कहाँ तक 40 से 75%, अगर आपको हो गया 50% चांस है मिनिमम आप गुजर जाएंगे, ठीक है। लेकिन अच्छी बात यह है कि क्योंकि मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा हाई होती है तो बहुत ज़्यादा स्प्रेड नहीं होता है बहुत तेज़ी से, ठीक है। तो ये है, तो प्रिवेंशन, नो स्पेसिफिक वैक्सीन कोई है नहीं हमारे पास। प्रिवेंशन इन्वॉल्व्स अवॉइडिंग कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड एनिमल्स। और यहाँ पे ये इस तरीके का वायरस है कि जहाँ पे कंप्लीट आइसोलेशन, मतलब हमारा जो क्वारंटीन कोरोना के समय हुआ था उससे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है इसका क्वारंटीन। बस यही है, कुछ प्रेजेंस के फैक्ट हैं। बाइडेन ड्रॉप्स आउट ऑफ रेस, एंडोर्सेस कमला हैरिस, ठीक है। तो हमें पता लग गया है कि 2 प्रेसिडेंशियल नॉमिनीज इस बार होने वाले हैं, एक तो ट्रंप और एक उनके अगेंस्ट कमला हैरिस, ठीक है। तो ठीक है, 2-3 चीज़ें थी जिसकी वजह से बाइडेन का ड्रॉप आउट हुआ। एक तो ये हमें पता लग रहा है कि उनकी जो कॉग्निटिव मतलब मेमोरी वगैरह है वो थोड़ा सा नीचे चली गई है, उतनी अच्छी है नहीं, वो चीज़ें याद नहीं कर पाते हैं, मेमोरी लॉस जैसी चीज़ें हो रही हैं। और फिर दूसरी चीज़ कि एकदम से जो ट्रंप के ऊपर अटैक हुआ, दोनों ही चीज़ों ने प्रॉम्प्ट करा है कि बाइडन तो इस बार नहीं जीतने वाले। अगर किसी का चांस मिलता है तो वो कमला हैरिस है, जो कि फ़िलहाल वाइस प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, डेमोक्रेटिक नॉमिनी है बस। तो यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन ड्रॉप्ड आउट ऑफ ये, ठीक है, और ज़्यादा कुछ है नहीं। आगे चलते हैं। अच्छा, एक चीज़ बस आप याद रखेंगे कि कमला हैरिस का अगर यहाँ पे लिखा हुआ है कि इनकी मदर थी वो इंडियन थी, इसलिए इंडियन ओरिजिन की मानी जाती हैं, और कलर्ड मानी जाती हैं। कलर्ड माने कि ब्लैक, इनके फादर ब्लैक थे, ठीक है। तो ये पहली बात तो पहली वुमेन प्रेसिडेंट हो जाएंगी अगर बन गई। दूसरा, पहली प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओरिजिन ये हो जाएंगी अगर ऐसा होता है। एनीवे आगे चलते हैं। डायसन स्फीयर एंड एनर्जी डिवॉरर। चलिए अगला, डायसन स्फीयर एंड एनर्जी डिवॉरर क्या है? डायसन स्फीयर क्या है कि देखो, एक ना ये थ्योरेटिकल स्फीयर होता है कि मान लीजिए एक ह्यूमन स्पीशीज़ बहुत ज़्यादा एडवांस हो जाती है, इतनी ज़्यादा एडवांस, या कोई ऐसी एडवांस स्पीशीज़ है जो कि सन की जितनी भी पावर है उसको पूरे को हार्नेस कर पाए, ठीक है, मल्टीपल रोटेटिंग क्या कहते हैं सोलर पैनल से वो किसी तरीके से हम सन की जितनी एनर्जी है उसको ले पाएँ, ठीक है। बचेगा क्या? बस हीट एनर्जी होगी उसकी, जो जिसको हम जाने दें। अगर ऐसा कोई स्पीशीज़ आती है, ये चीज़ कर पाती है, वो जिस चीज़ से ये काम करेगी उस स्फीयर को हम क्या बोलेंगे? डायसन स्फीयर बोलेंगे, ठीक है। एक इमेजिनरी स्फीयर है। सन के अराउंड इतना ज़्यादा मटेरियल लगा देना ये अपने आप में आसान काम नहीं है, इम्पॉसिबल सा टास्क है, ठीक है। तो ये एक आर्टिस्ट का इलस्ट्रेशन है। तो डायसन स्फीयर इज अ थ्योरेटिकल मेगा स्ट्रक्चर प्रपोज बाय फिजिक्स फ्रीमैन डायसन। इनका पर्पस क्या है कि एंटायर एनर्जी आउटपुट ऑफ स्टार उसको ले लिया जाए, इतनी ज़्यादा हीट, जितनी हीट दे रहा है एक स्टार वो सारी एनर्जी ले ली जाए, ठीक है। द कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व्स कंस्ट्रक्टिंग ए शेल या वार्म सोलर पैनल्स और एनर्जी कलेक्टर्स अराउंड द स्टार्स, ठीक है। और जो एक्सेस हीट है वो इंफ्रारेड की तरह ये रिलीज हो जाएगी, ठीक है। ये एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा इसके बारे में आपको याद नहीं रखना। नेक्स्ट, भील कम्युनिटी इंटेंसिफाइड पुश फॉर सेपरेट स्टेट एज डिमांड गेन्स मोमेंटम। कि भील कम्युनिटी ने ये डिमांड करा है कि एक अलग से स्टेट बना दिया जाए उनका,
ठीक है, जिसको वो बोलेंगे भील प्रदेश। भील कम्युनिटी इंडिया में काफ़ी जगहों पे फैली हुई है, और भीलवाड़ा तो एक्चुअली एक डिस्ट्रिक्ट भी है राजस्थान में, है ना। तो एनीवे कहाँ से कहाँ तक बहुत बड़ा, इंडिया के सबसे बड़े लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप्स में से है, ठीक है। छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एंड राजस्थान, ठीक है। तो एक बड़े एरिया में है। द नेम इज डिराइव्ड फ्रॉम बिल्लू विच मीन्स बो, ठीक है। भील्स आर नोन टू बी एक्सेलेंट आर्चर्स कपल्ड विद डीप नॉलेज अबाउट द लोकल ज्योग्राफी, ट्रेडिशनल एक्सपर्ट्स इन गुरिल्ला वॉरफेयर, मोस्ट ऑफ देम टुडे आर फार्मर्स एंड एग्रीकल्चरल लेबर्स एंड स्किल्ड स्कल्प्टर्स, ठीक है। बस यही है, और ज़्यादा कुछ है नहीं। अच्छा हाँ, अब ये एक बात इस पर आती है, क्या ये अलग से स्टेट होनी चाहिए? ये थोड़ा सा स्ट्रेंज कॉन्सेप्ट हो जाएगा कि अगर हम एक रेस के बेसिस पे, एक कास्ट के बेसिस पे, एक ट्राइब के बेसिस पे हम बना दें, जबकि जो जोग्राफिकल डाइवर्सिटी है वो बहुत ज़्यादा हो। हमने ऐसा नहीं है कि रेस के बेसिस पे नहीं बनाया, नागालैंड हमने बनाया है, बट कंसंट्रेटेड जोग्राफिकल लोकेशन है वो, यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो ये इतना आसान होगा नहीं, ठीक है। ये जो डिमांड है काफ़ी टाइम से हो रही है, बट ठीक है, इसका हम बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं। आगे चलते हैं। गवर्नमेंट प्लान्स 5,000 करोड़ स्कीम टू रिवाइव एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स एंड इंसेंटिवाइज स्टेट्स। देखिए, एक चीज़ आप याद रखें, 2020 में 3 फार्म लॉज आए थे, अगर आपको याद होगा। फार्म लॉज कौन से थे? एक तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से रिलेटेड था, एक मंडी रिफॉर्म्स से रिलेटेड था, है ना, तो और एक प्राइसिंग से रिलेटेड था। तो ये जो फार्म लॉज थे, उनकी जगह अभी क्या कर रहे हैं, नियरली 3 years आफ्टर रिपीलिंग द 3 फार्म लॉज in November 2021, the Union Government of India is considering new scheme to incentivize state to adopt agricultural reforms। अब सरकार ये कह रही है कि हम फार्म लॉज नहीं लाते, स्टेट का काम है फार्म लॉज लाना। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये बात हुई थी कि जो फार्म लॉज लाने का काम है ये स्टेट का है, सेंटर का नहीं है। एग्रीकल्चर एक स्टेट सब्जेक्ट है। तो सरकार क्या कर रही है, वो कह रहे हैं कि अब एक नई स्कीम लाएंगे जिसमें कि वो स्टेट्स को इंसेंटिवाइज करेंगे कि वो फार्म रिफॉर्म्स लाएं। अब सेंटर फार्म लॉ नहीं लाएगी। तो दिस इनिशिएटिव इज एस्टिमेटेड विद एन आउटले ऑफ 50,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। एम्स टू प्रमोट एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एंड लैंड लीजिंग। क्यों? देखिए, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग इसलिए ताकि खरीदार बढ़ जाएं। अभी क्या है, सरकार सबसे बड़ी खरीदार है और कुछ छोटे छोटे लोग होते हैं। सरकार चाह रही है ज़्यादा लोग खरीदार बने, मार्केटों में आए एग्रीकल्चर प्रोड्यूस लेने के लिए। दूसरी चीज़ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, कि कंपनियां डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट करें किसानों के साथ कि भाई हमें ये स्पेसिफिक प्रोडक्ट उगाना है, आप ये सीड पकड़ो और ये उगाओ, ठीक है। उससे ज़्यादा कमा पाएंगे फार्मर्स। और लैंड लीजिंग के रिफॉर्म्स, कि अगर बड़ी कंपनियां खुद ही लीज पे लैंड लेकर अपने तरीके से फार्मिंग करना चाहें वो भी कर पाएँ, ठीक है। तो ये जो प्रपोजल है नीति आयोग ला रही है एज अ पार्ट ऑफ ब्रॉडर प्लान टू सस्टेन ग्रोथ इन इंडिया ड्यूरिंग अमृतकाल 2022 से 47 तक। बस यही बात है, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। ये इस टाइप के कॉन्सेप्ट 15 फाइनेंस कमीशन में भी आते हैं, और ज़्यादा कुछ आया नहीं है। जब कभी ये स्कीम आती है डिटेल में तो ऑब्वियसली इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।